नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम पहली बार किया है, अपनी रणनीति बदली है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दो राज्यों में उसकी जो सबसे कमज़ोर सीटें हैं, जिन पर वो कभी नहीं जीती या कभी शायद एक आध बार जीत के करीब पहुंची हो, ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी 21 सीटें और मध्य प्रदेश में 39 सीटें। अब ये 39 और 21 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर हर चुनाव में, इससे पहले के चुनाव में भी ये मानकर चलती थी कि ये सीटें हमारे पास नहीं आएंगी, तो उसमें ज़्यादा संसाधन नहीं लगता था। तो रणनीति क्या बदली है? 2-3 बदलाव हुए। एक, ये तय हुआ है कि बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी जो पहले होता था कि जो सीटें जीतने लायक हैं उन पर ज़्यादा समय, ज़्यादा संसाधन, सब कुछ लगाया जाता था। उनके टिकटों की घोषणा, उनके उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो जाती थी, उनको तैयारी का समय मिलता था। और जो सीटें सी या डी, मतलब 4 कैटेगरी पहले से भी बीजेपी बनाती रही है अपनी सीटों की, ए, बी, सी, डी। ए सीट वो जो जीती है वो, बी सीट वो जहाँ नंबर 2 रही या कभी जीतती रही और ज़्यादातर समय जीतती रही, सी कैटेगरी में वो जो कभी जीत गई और ज़्यादा बार हार गई। तो ऐसी सीटों पर थोड़ा मेहनत करके जो है उसको जीत के करीब लाने या जीत में बदलने की कोशिश। डी कैटेगरी की सीटें जो है वो केवल लड़ने के लिए जो है एक जो है रिचुअल की तरह बीजेपी वहाँ अपने कैंडिडेट की घोषणा करती थी और कैंडिडेट की घोषणा में भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इस बार जो है तय किया है कि सबसे पहला जो रणनीतिक फैसला होगा वो कैटेगरी डी के बारे में होगा। तो कैटेगरी डी की सीटों को न केवल आइडेंटिफाई किया, 16 अगस्त को बैठक हुई, बुधवार को प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद थे बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और इन सभी सीटों की न केवल घोषणा हुई कि ये कौन सी सीटें हैं, इनके उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई। और छत्तीसगढ़ में एक सीट पर तो सिटिंग एमपी जो है वो विजय बघेल, उनके नाम की घोषणा कर दी गई। और आपको बता दें, विजय बघेल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके भतीजे हैं। तो भूपेश बघेल के खिलाफ उनको उतारा गया है। 2008 में विजय बघेल हरा चुके हैं भूपेश बघेल को, तो इसलिए ऐसी सीट नहीं है बीजेपी की जो कभी जो है वो जीती ना हो। तो अब ये लड़ाई जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। अब सवाल एक मन में उठता है कि ये बीजेपी ने ऐसा किया क्यों? भाई, जो तरीका था पहले से चला आ रहा था, उससे पार्टी की सरकारें बन रही थी, राज्य में, केंद्र में, कुछ बार हार भी जा रही थी। 2-3 कारण हुए। एक, कर्नाटक में बीजेपी ने देखा कि उसको सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा देर से करने का नुकसान हुआ। तो जो असंतोष था या फिर जिन लोगों को जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, जिन लोगों को उनको काम करने में और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संबंध बनाने में, संपर्क बनाने में समय लगा, और ये समय बहुत कम था उनके पास, उसका नुकसान हुआ। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने उम्मीदवारों की घोषणा बहुत पहले से कर दी थी, उसको फ़ायदा हुआ। एक कारण ये। वैसे इस तरह की रणनीति की शुरुआत जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने की थी, मायावती ने। वो 1 साल पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया करती थी, लेकिन उसका मकसद दूसरा होता था। उसका मकसद होता था ऑक्शन, और वो 1 साल में चुनाव आते आते आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बदल जाते थे, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता था पहले वाले का टिकट काट के दूसरे को दे दिया जाता था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, और बीजेपी तो ऐसा करने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए बीजेपी ने उन नामों की घोषणा कर दी है जो चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इन सबसे कमज़ोर सीटों पर। अब इन कमज़ोर सीटों का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को दिया जाएगा, उनको प्रभारी बनाया जाएगा इन इलाकों का, उन क्षेत्रों का दौरा, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, प्रधानमंत्री का दौरा, दूसरे बड़े नेताओं का दौरा, ये सब होगा। और बूथ लेवल पर जो कमेटियां हैं उनको मजबूत करने की कोशिश। एक फार्मूला या कहें रणनीति संगठन की दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से बनाई है, बड़ी सक्सेसफुल CR पाटिल की, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। उन्होंने गुजरात में किया। उन्होंने बूथ कमेटी का ऐसा गठन किया, उसका इतना विस्तार किया कि हर कमेटी के सदस्य के जिम्मे केवल 5 मतदाता आए। उनको 5 मतदाताओं का वोट डलवाने का जिम्मा था।
इससे आप समझ लीजिए कि उसका असर क्या हुआ। उसका असर उन्होंने 2019 में अपने चुनाव में किया और रिकॉर्ड मतों से जीते, पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया, जीत का रिकॉर्ड बनाया। 6,80,000 या 6,90,000 वोटों से जीते। और उनका कहना ये था कि उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि इस तरीके से उनको 7,35,000 या 32,000 वोट मिलने चाहिए। तो कहाँ से कम मिले, क्यों मिले, ये भी उसकी भी गणना है उनके पास। तो बीजेपी अपनी पूरी चुनावी रणनीति को एक नया स्वरूप दे रही है। जो गलतियां हुई अतीत में उनसे सबक लेकर, जो सफलता के फॉर्मूले नए आ रहे हैं उनको लागू करके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था 2018 में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी थी। 90 में से केवल 15-16 सीटें मिली थी उसको। तो उसके बाद से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी एक तरह से छत्तीसगढ़ को जैसे अनाथ छोड़ दिया था। और पिछले 2-3 सालों से कम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, राज्य नेतृत्व को, सबको लगता था ये हारा हुआ स्टेट है, यहाँ तो जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी की भी कोशिश थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ध्यान दिया जाए, तेलंगाना पर ध्यान दिया जाए। इन 3 राज्यों में बीजेपी के लिए ज़्यादा संभावना है। इसमें नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वालों को पार्टी हाईकमान ने चुप करा दिया और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। खासतौर से 2020 में उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो लोगों ने साल सवा साल का कार्यकाल कमलनाथ का देखा और तुलना की शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल से, तो उनको लगा कि उनसे गलती हो गई थी 2018 में। उसके बाद से, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान सरकार की जो नीतियां हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें सबसे बड़ा आकर्षण जो है लाडली बहना स्कीम का है। किसान सम्मान निधि का पैसा उन्होंने बढ़ा दिया है। केंद्र से 6,000 रुपये साल में मिलते हैं, 4,000 राज्य सरकार देती थी, उसको 6,000 कर दिया है। इसी तरह से लाडली बहना स्कीम का पैसा भी बढ़ाया जाने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन पर उसकी घोषणा होगी। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की पकड़ में आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब चिंता उस तरह की नहीं है कि हारेंगे या जीतेंगे। हार का तो सवाल ही नहीं उठता, जीतेंगे तो किस मार्जिन से जीतेंगे, इस पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये एहसास हुआ है बीजेपी को कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये राज्य हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर हम प्रयास करें तो हमको सफलता मिल सकती है। भूपेश बघेल सरकार ने कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं राज्यों में, उनमें सबसे बेहतर काम किया है। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के आरोप इतने ज़्यादा हैं कि ये गिनना मुश्किल है कि कितने मामले किन किन लोगों के खिलाफ है। उन्होंने एक गोबर खरीदने की योजना शुरू की थी। विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए उससे पता चला कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इस तरह के तमाम माइनिंग का घोटाला, कोल माइनिंग का घोटाला, तमाम तरह के जो है घोटाले के आरोप भूपेश बघेल सरकार पर लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा। मध्य प्रदेश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और छत्तीसगढ़ संसाधन की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का संगठन के संसाधनों के लिए एक तरह का एटीएम है। अगर छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गया तो कांग्रेस का एक एटीएम बंद हो जाएगा। दरअसल इसलिए छत्तीसगढ़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये भी एक कारण है जिस वजह से बीजेपी चाहती है ये राज्य फिर से उसके हाथ में आए। कांग्रेस को संसाधनों की कमी हो, खासतौर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर छत्तीसगढ़ एक बार फिर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए ये संसाधन की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से तो होगा ही, ये बड़ा बूस्ट होगा जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं देना चाहती, उससे वंचित करना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी ने इस लड़ाई को एस्केलेट कर दिया है, इसका बार जो है ऊंचा कर दिया है कि हम पहले से, चुनाव से पहले से हार मानकर नहीं चलेंगे। ये रणनीति जो है काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पिछली बार 2018 में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एक तरह से हार मान ली थी, जब वो नारा लगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये नारा लगा। और ये नारा लगाने वालों में भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। उसके बाद पार्टी ने मान लिया था कि सरकार हमारे हाथ से जा रही है।
तो उसके बाद जो कुछ प्रयास हुआ कि सीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम ना होने पाएँ और लड़ाई जो है एक कांटे की दिखाई दे, केवल इसकी कोशिश हुई। पार्टी को पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पार्टी नहीं आने देना चाहती। उसने पहली बार ये रणनीति इस तरह की बनाई है जिसके जरिए वो ये बताना चाहती है कि वो कोई चुनाव जब तक आखिरी वोट न पड़ जाए उसको हारा हुआ नहीं मानती है। छत्तीसगढ़ को अगर बीजेपी पलट सकती है यानी जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, तो उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। वैसे विधानसभा चुनाव का कोई असर होता नहीं है लोकसभा चुनाव पर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बावजूद जो कार्यकर्ताओं पर, जो रणनीतिकारों के मनोबल पर जो असर पड़ता है, उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है वो आगे दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नई रणनीति संगठन में हर समय प्रयोग करते रहने, बदलाव करते रहने और नई नई युक्तियों को लागू करने की कोशिश जो है, वो निरंतर जो सोचने की प्रवृत्ति है कि क्या नया करें, क्या बेहतर करें, क्या गलती हुई थी उसको कैसे सुधारें, ये जो काम भारतीय जनता पार्टी में एक सांस्थानिक ढंग से होता है, इंस्टीट्यूशनल ढंग से होता है, वो और किसी पार्टी में उस तरह से होता नहीं है। इसलिए बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, नुकसान भी होता है कई बार, क्योंकि रणनीति में गलती भी हो सकती है। रणनीति सफल होगी या असफल होगी ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसको आप लागू किस तरह से करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तय करता है कि कोई रणनीति सफल होगी या असफल होगी और कौन लोग इसमें लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन लोग इसको लागू करने में लगे हैं, उनकी कितनी निष्ठा है, उनकी कितनी समझ है, उनकी कितनी जानकारी है और वो कितना स्थानीय समीकरणों को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। कर्नाटक का उदाहरण अगर देखें हम बीजेपी का, तो जो यहाँ से केंद्र से लोग भेजे गए वो केवल तमाशबीन और जो है मेहमान की तरह वहाँ पर मौजूद थे। उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, बल्कि कहें नेगेटिव भूमिका ज़्यादा थी। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो वहाँ वैल्यू एडिशन कर सके, जो कुछ है उसमें कुछ जोड़ सकें, बढ़ा सकें। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है। अब जब प्रभारियों की घोषणा होगी तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और उनका ब्रीफ क्या है। बीजेपी की कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की जो ये 21 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों को वोट दिया गया है, 1 अनुसूचित जाति के, 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो ये इस तरह से जो है सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 10 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई हैं, 5 अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई हैं और 5 या 7 महिलाओं को दी गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है सामाजिक अपने आधार को और मजबूत करने का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों में अपना प्रभाव, अपना दखल, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश का, इस सब का नतीजा आ सकता है अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलती है जो सचमुच इस स्थिति को बदलने में यकीन रखते हों। पहले जो इंचार्ज बनाए जाते हैं उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम ये स्थिति को बदल सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होगा वही बदलाव ला सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नई रणनीति है, ये कांग्रेस के एक एटीएम को बंद करने का काम कर सकती है। और आप समझिए, इस एटीएम के बंद होने का बहुत बड़ा असर कांग्रेस के संसाधनों पर पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।